नमस्कार। मैं रेखा शर्मा आज एक बार नमस्कार मैं रेखा शर्मा आज एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। एक टॉपिक टॉपिक ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे समाज में नारी एक्चुअली एक टॉपिक ही है। अभी जो कवि हैं, जो लेखक हैं, पता नहीं क्यों हमें एक टॉपिक ही समझते हैं, शुरू से समझते आ रहे हैं और आज भी समझते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 1936 में हमारे कवि थे जयशंकर प्रसाद, बहुत ही छायावाद के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने लिखा, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सारे ही सपने। 1936 की बात तो समझ में आती थी कि उस समय ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा समय था। पर आज आज़ादी के करीब 73 ईयर्स के बाद भी करीब करीब परिस्थिति वैसी ही बनी हुई। तो हम जो ये प्रोग्राम चलाने वाले हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये एक सीरीज़ के तौर पे चलने वाला है। और इसको मैं शुरू करना चाहती हूँ असल में नारी के जन्म से पहले की बात से। जन्म होने के बाद तो खैर बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, पर अभी मैं बात करना चाहती हूँ जन्म से पहले पर। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि करीब 1 लाख जो लड़कियाँ हैं वो भ्रूण हत्या के तौर पे पेट पे ही मार दी जाती हैं। अभी हमारे समाज में, आज के समाज में ऐसा होता है कि करीब 1 लाख लड़कियां, आप शायद सुन के चौंक जाएंगे कि करीब 1 लाख लड़कियां पेट के अंदर ही मार दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां हैं, बस इसलिए, क्योंकि वो बड़ी होकर वो लड़की बनेगी। और हमारा समाज आज भी उनको एक लायबिलिटी के तौर पे ही लेता है। वो कभी नहीं समझता कि जो ये लड़की है, वो बस बच्चे को बच्चे की तरह नहीं समझता। वो जब वो पेट में होती हैं, 2 या 3 महीने 4 महीने की होती हैं, तभी हम उन्हें बांटना शुरू कर देते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की। फिर खैर जब 1 लाख लड़कियों के मरने के बाद क्या होता है कि ये आंकड़े हैं हमारे देश के, क्यों होता है ऐसा? प्रॉब्लम वहाँ है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, होता क्यों है ऐसा? असल में क्या होता है कि जो हम लड़कियां, हमारा जो पितृसत्तात्मक जो परिवेश है, वो ये बात हजम नहीं कर पाता। पहले तो क्या है कि लड़कियों को अधिकार नहीं देते, और अगर अधिकार देने की बात आ जाती है तो ये बात हजम नहीं होता। आपको जान के हैरानी होगी कि हरियाणा में सबसे पहले लड़कियों को प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में भ्रूण हत्याएं और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वहाँ के लोगों को डर हो गया कि प्रॉपर्टी में जो अधिकार लड़कियाँ लेने लगेंगी तो हमारे लड़कों के अधिकार कम हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो ये है कि हम साथ देते हैं उनका। हम लड़कियां सबसे बड़ी दुश्मन हैं, जो नारी हैं वो सबसे बड़ी दुश्मन है दूसरी नारी का। अगर हम साथ न दें, एक ये ऐसा अपराध है, आप कुछ भी कर सकते हो अकेले। आप चोरी कर सकते हो, आप किसी का मोबाइल छीन सकते हो, आप किसी की हत्या कर सकते हो, आप कुछ भी अकेले कर सकते हो। पर ये एक ऐसा अपराध है जो कन्या भ्रूण हत्या क्या है, ये कन्या भ्रूण हत्या क्या, भ्रूण हत्या का है, वो आप अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक डॉक्टर चाहिए होता है, एक टीम चाहिए होती है, एक हॉस्पिटल चाहिए होता है। और हमारे समाज में वो सब इजीली अवेलेबल हैं, मिलते हैं हमें। जब हम, कोई भी अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने ऑपरेशंस हुए हैं, कितने केसेस चल रहे हैं, सब हो रहा है। पर आज भी वो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं जिनके ऊपर ये सब चल रहा है। मैं ये आपको कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं बता रही, ये सारे मैंने स्टडी किया है आज इस पे। उसके बाद मैं इस पे बोलने, मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक पे बोलना चाहती थी। और पहले क्या था, जब मैंने शुरू में इस टॉपिक पे सोचा तो मुझे लगा कि शायद अनपढ़ लोग होंगे, कम पढ़े लिखे लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, वो करते होंगे ऐसा। वो समझते होंगे कि लड़कियां लायबिलिटी हैं और ये बड़ी होंगी, मुझे शादी करना पड़ेगा ऐसा। तो आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि ये जो कन्या भ्रूण हत्या का जो मामला है, ये हमारे बड़े शहरों में ज़्यादा होता है। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सीए हैं, आईएएस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, इवन खुद डॉक्टर अपनी लड़कियों को मरवाते हैं। बहुत शॉकिंग था मेरे लिए भी ये सब देखना और जानना। और आदिवासियों के यहाँ भ्रूण हत्या नहीं होती। आदिवासियों में जो भ्रूण हत्या का रेशियो है वो सबसे कम है। वो उनके यहाँ आज भी जब लड़का हो या लड़की हो, सेम समझ के जब उनका जन्म होता है तो उतनी खुशियाँ मनाते हैं जितनी लड़कों के लिए मनाते हैं। जबकि हम कहते हैं कि आदिवासी पिछड़े हुए हैं। तो आप ये समझिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इनमें कुछ पीछे नहीं हैं। और ये जब है तो क्यों, अगर हम लड़कियां हैं,
मेरा इसमें एक थोड़ा अलग सा भी है सोच कि सही में जो समाज लड़कियों को लायबिलिटी समझता है, जो समाज लड़कियों को ये समझ के पैदा नहीं कर सकता कि ये हमारी बच्ची है या हमारा बच्चा है जिसको हम बड़ा करेंगे, कुछ बनाएंगे, उस समाज में तो होनी भी नहीं चाहिए लड़की। उस समाज में तो ऐसे ही घूमने चाहिए लोग, क्यों हो लड़कियाँ। और अगर किसी के घर की लड़की बच गई, वो उसने जन्म ले लिया, वो 10 साल 12 साल 15 साल की हो गई, तो आप उसके बाद आप ना उससे पूछते हो ना कुछ, और उसकी शादी कर देते हो। एक लायबिलिटी है, बर्डन है। इवन मैंने ये वाकया देखा है, अगर किसी की 3 लड़कियां हैं और 2 की शादी हो गई तो लोग कैसे पूछते हैं कि अब तो आपकी एक ही लड़की बची है ना, जैसे 2 की शादी नहीं करी उन्होंने, 2 ख़त्म हो गई हो ऐसे। तो ये जो चीज़ें हैं, इन पे समाज में बहुत काम करने की ज़रूरत है, और हम इस पे काम करना चाहते हैं और करेंगे। तो आज मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि क्या है। सबसे पहले तो क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ। पहले तो हमारे समाज में ऐसा नहीं था। हमारे समाज में आज भी देशभक्ति दर्शाने के लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाए जाते हैं। हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ भ्रूण हत्याएं होती हैं, फिर भी उस समाज की बात कर रहे हैं हम लोग। जब हमें आज दिखाना होता है, शक्ति का परिचय देना होता है, तो हम बात करते हैं दुर्गा की, हम बात करते हैं काली की। और उस समाज में हमारे यहाँ भ्रूण हत्याएँ होती हैं। हमारी औरतों की स्थिति ऐसी है कि हम चाह के भी नहीं रोक पाती हैं इस चीज़ को। लेकिन अगर हमारी महिलाएं, हम अगर चाह लें कि हम अपनी बच्चियों को नहीं मारेंगी, तो कौन मार सकता। मैं समाज में क्या देखती हूँ कि अगर हम अपनी बेटियों को बड़ा प्यार करेंगे तो बेटा बोलेंगे। किस लिए? बेटी होने में तो कोई बुराई नहीं है, तो बेटा किस लिए। आप हमारी अगर बेटी है तो वो बेटी अच्छी है, बेटी होना ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको बेटा बोलें कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा कोई सोने का चम्मच लेके आती है और बेटी नहीं आती। आप जिसको बराबर के मौके दोगे वो आगे तक जाएगा। जब बराबरी की बात चलती है तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि बराबरी की बातें करते हैं। बहुत कम स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बराबर का वो दे रखा है लड़कियों को। इवन इसमें हम अपने बिहार को आगे कह सकते हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता दी है बिहार ने हमारे लड़कियों को। लेकिन हमारे यहाँ की औरतों का क्या, वो तो इस स्वतंत्रता को कुछ नहीं समझती। आज भी हमारे यहाँ मुखिया बनती हैं औरतें और काम करते हैं उनके पति। तो मैं शायद विषय से भटक रही हूँ। मैं बात कर रही थी इसकी कि ये शुरू कब हुआ, 70s तक। जब हमारे यहाँ 70s के ज़माने में माने जाने लगा कि हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम का मतलब क्या, यानी कि आर्थिक प्रॉब्लम्स जो शुरू हो रही हैं वो क्यों है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है और लड़का सबको चाहिए। ये चीज़ सबके अंदर बैठ गई है कि जो लड़का है वो कुलदीपक है। तो क्या होता था कि पहले 1 लड़की होती थी, तो लड़की तो चाहिए नहीं, हमें तो लड़का चाहिए। फिर 2 लड़की होती थी, फिर 3 होती थी, फिर 4 होती थी, होती जाती थी ऐसे कंटिन्यू। लास्ट में किसी की 5, 7, 10 लड़कियों के बाद 1 लड़का हो जाता था, परिवार बड़ा हो जाता था। जब परिवार बड़ा होगा तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो क्या हुआ, लोगों के अंदर ये चीज़ लगी कि अगर हमारा परिवार छोटा होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं होती। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो बेटा हमें चाहिए और परिवार भी छोटा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें। तो इस समय क्या हुआ कि एक पेपर आया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उस पेपर में ये था कि अगर आप केवल लड़का चाहते हैं तो क्यों बिना बात के लड़कियाँ पैदा कर रहे हैं। इसके लिए उपाय है सोनोग्राफी, ये वो। उस समय थोड़ा ज़्यादा खर्च होता था। तो उस पेपर ने काउंसलिंग ये वो सब शुरू किया, कुछ दिनों तक चला। बाद में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आई, उन्होंने इस पे मतलब रोक लगाया, इस पे उन्होंने विवाद किया कि ये सही चीज़ नहीं है। इस चीज़ को जब ये हुआ तो गवर्नमेंट ने इसको तुरंत बंद करवाया। लेकिन बंद करवाते करवाते क्या हुआ कि ये बात तो फैल गई और सबको ये चीज़ अपने मतलब की लगी कि मतलब कौन नहीं चाह रहा था कि मुझे बेटा हो जाए और परिवार भी बड़ा नहीं हो और ये बढ़ता चला जाए। सबको लगा कि ये तो भैया बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें भी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि सोनोग्राफी की मशीन्स आई, ये कंपनीज आए, ये डॉक्टर्स आए, पूरे पैकेज में वो काम करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर उन्होंने लड़का बता दिया तो आपने तो सोनोग्राफी के पैसे दिए और आप चले गए।
आपने तो उनको और कोई पैसे नहीं दिए। तो अगर आपको लड़की बता दिया तो फिर क्या, फिर तो उन्होंने सोनोग्राफी की, आपका अबॉर्शन किया, सबके चार्जेस लिए उन्होंने। तो ये सारी उन लोगों की मिली भगत थी कि वो जो बात धीरे धीरे शुरू हुई थी, आज पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँच गई है कि आज हमारे यहाँ पर 1000 लड़कों में करीब 1914 के आसपास, शायद मैं ठीक हूँ तो 1914 के आसपास, 84 के आसपास का आपका डिफरेंस है लड़कियों में। बहुत छोटा सा लगता है 84, कोई ज़्यादा नहीं है, अरे ज़्यादा लोग थोड़ी कुंवारे रह जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जब हम अपने ये लाखों करोड़ों पर जाते हैं तब पता चलता है कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है। एक्चुअल में ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और बहुत भयावह है। आप ये मत सोचिए कि हमने भ्रूण हत्या नहीं किया तो ये आंकड़ा मतलब हमने तो किया नहीं, ये हमारे करने से और नहीं करने से नहीं होगा, ये हमें समाज को रोकना होगा। नहीं तो जिस दिन आज मैं जब मुझे इस पे आन बात करनी थी तो कुछ लोगों को सुन रही थी, देख रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे इतने कुंवारे लड़के हैं कि अगर कोई लड़की बाहर निकले तो उनके माँ बाप को डर लगता है। वो गांव ऐसा हो चुका है कि आपको अपनी लड़कियों को, जबकि आपने कोई गलती नहीं की, आपने तो अपनी बेटी को पैदा किया है, पर आपको उस समाज में अपनी लड़कियों को बचाना है जहाँ के लड़के एक्चुअल में लड़कियों को शादी करने के लिए परेशान हैं, उनको मिल नहीं रही है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालना चाहते हैं। आपको उस समाज में अपनी लड़की को, अपने बच्चों को बड़ा करना पड़ेगा। आप इस चीज़ पे सोच के देखिए कि जब ये स्थिति पूरे देश में हो जाएगी तो स्थिति कितनी भयावह होगी। तो इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। होगा कैसे? हम ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम यूं घुमाएं और बात हो जाए। बात होती है जब तक हम किसी भी, आज तक किसी भी डॉक्टर का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ इस मुद्दे पे, एक डॉक्टर का नहीं, जबकि ऐसा नहीं है केसेस हुए नहीं, लोगों को पता नहीं है, गवर्नमेंट को पता नहीं है, जजेस को पता नहीं है, कोर्ट में बात नहीं पहुंची, ऐसा नहीं है, सबको पता है, सब जानते हैं कि ये होता है। मैं जानती हूँ ये होता है, आप जानते हैं कि ये होता है, पूरे समाज को पता है कि ये होता है। और केवल पता नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर आदमी के दूर के या पास के रिश्तेदारों में, मतलब फैमिलीज़ में, आप कह सकते हो कुलीग में, उनकी फैमिली में, यहाँ वहाँ हर जगह कहीं ना कहीं बिल्कुल डायरेक्ट रूप से हम जानते हैं कि ये होता कहाँ है। और आज तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी डॉक्टर का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ। तो जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इन डॉक्टरों को नहीं रोका जाएगा, और सबसे ज़्यादा जब तक हम अपनी समाज को इसके लिए लिटरेट नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तब तक इसको हम दूर नहीं कर सकते। आप उस स्थिति को देखिए, जब 10 साल हो जाएगा, 10 साल 12 साल और बीतेगा, जब सच में हमारे लड़कों की शादियाँ नहीं होगी। हम तो केवल लड़के चाहते हैं, हमें तो केवल लड़के चाहिए। तो जब हम लड़के चाहते हैं तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे लड़के के लिए कोई दूसरा आदमी लड़की चाहता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने भी तो लड़की नहीं चाहा। कैसी भयावह स्थिति होगी, उस भयावह स्थिति के बारे में सोचिए। हम चाहते हैं कि आप सोचें, हम सोचें, और हमारा रुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट इस पर बहुत ही सिंसियरिटी से सोच रहा है और काम करने के ऊपर भी सोच रहा है। तो आप लोगों का साथ चाहिए होगा। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। पंजाब में एक गांव है, क्या नाम है उसका, नवा शहर, सॉरी वो हो गई, नवा शहर। उसमें क्या था कि कुछ दिनों पहले तक 1000 लड़कों पे लड़कियां रह गई थी, केवल 765। आप ये आंकड़ा सोच के देखिए, 765 कितना भयानक था। मतलब केवल लड़के ही लड़के दिख रहे हैं, लड़कियां तो हैं ही नहीं। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक डीएम आए, कृष्ण 2005 में, और उन्होंने इस पे काम किया। इस पे उन्होंने ऐसा काम किया, प्रत्येक घर में प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक आदमी को मतलब पर्सनली जाके उन्होंने इसके ऊपर समझाया। उन्होंने इसके ऊपर बहुत मतलब विस्तृत रूप से कितने सारे संस्थाओं को अपने साथ लेके इस पे काम किया। और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि केवल 10 साल में, 2001 का ये आंकड़ा है कि 1000 लड़कों पे 775 लड़कियां थी, और 2011 के सेंसस में ये आंकड़ा पहुंच गया पूरा 1000 पे 1000 लड़कियां।
तो अगर हम चाह लें तो हम क्या नहीं कर सकते। एक अकेला बंदा अगर चाह ले तो वो क्या नहीं कर सकता। और हमारे साथ तो आप हैं, हमारी एक संस्था है रुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो इन सब के ऊपर काम करना चाहती है और करती है। हम चाहेंगे कि आप सब साथ आएँ, और जब आएँ तो पूरे मन से आएँ। और ये जो हमारा देश है, जो सही में मातृसत्तात्मक था, वैदिक युग की बात देखें तो मातृसत्तात्मक था, जिसकी स्थिति आज ये हो गई है। तो इस देश को जब भी हम कहीं रिप्रेजेंट करें तो सिर्फ अच्छी और अच्छी बातों के लिए करें, इन बातों के साथ हमारे ऊपर सवाल ना आए। तो हम आप लोगों का साथ चाहेंगे, और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। इसी सीरीज़ में फिर मैं आगे आपसे मिलूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।